हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाला टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति जो कि देश के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनके पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां होती है जो सरकार के कामकाज को प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम। यानी कि सबसे पहली और बेसिक बात यह है कि भारत सरकार के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। मतलब कोई भी फैसला, कोई भी हुक्म या ऑर्डर जो सरकार निकालती है, वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति खुद हर फैसला लेते हैं। हमारे देश में गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री और उनके मंत्री चलाते हैं और राष्ट्रपति का रोल एक फॉर्मल हेड जैसा होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट मेक्स रूल फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड ट्रांजैक्शंस। यानी कि प्रेसिडेंट ऐसे रूल्स बना सकते हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को डिफाइन करे। मतलब कोई भी ऑफिशियल हुक्म या आदेश जो दिया जाता है तो उसका सही तरीके से एग्जीक्यूशन हो, इसके लिए राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारों में से एक, यानी कि अपॉइंटमेंट्स के पावर के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति भारत के गवर्नेंस सिस्टम में अपनी अपॉइंटमेंट शक्ति के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न आर्टिकल के तहत उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं वो किन किन को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनमें शामिल है प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी मेंबर, फाइनेंस कमीशन मेंबर, गवर्नर्स एंड ईटीसी। ये अपॉइंटमेंट्स भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो चलिए अब चलते हैं प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो उनका नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन ऑन यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द पीएम। यानी कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो प्रधानमंत्री से भारत सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मांग सके। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे कि किसी विषय पर उन्हें स्पष्ट जानकारी मिले तो वो पीएम से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर द पीएम टू सबमिट मैटर्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसीडरेशन। यानी कि अगर किसी विषय पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई फैसला नहीं लिया है तो राष्ट्रपति पीएम को कह सकते हैं कि वो उस मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने ले जाएं। ये राष्ट्रपति को एक गाइडिंग रोल देता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि गवर्नमेंट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेज। यानी कि राष्ट्रपति सामाजिक न्याय को सुधारने के लिए कमीशन से अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कमीशन और बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी कमीशंस। ये कमीशंस उनके विकास, अधिकारों और समस्या पर रिसर्च करते हैं और सरकार को सॉल्यूशंस रेकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर शेड्यूल एरियाज एंड एडमिनिस्टर यूनियन टेरिटोरीज। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं जिसमें ट्राइबल्स या बैकवर्ड कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शंस मिल सके। इसके साथ ही जो यूनियन टेरिटोरीज है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, इनका प्रशासन राष्ट्रपति डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर्स। इन अधिकारों का मकसद है सरकार को स्मूथली चलाना और देश में एक बैलेंस मेंटेन करना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है वो पावर्स जो राष्ट्रपति के पास संसद के कामकाज को लेकर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका पहला लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट कैन सामन प्रोरोग एंड डिसॉल्व लोकसभा। तो देखिए सामन, प्रोरोग और डिसॉल्व ये तीनों शब्द पार्लियामेंट के कार्यकाल और सेशन से जुड़े हैं। इनका संबंध राष्ट्रपति के अधिकारों से भी है क्योंकि प्रेसिडेंट ही इन प्रक्रिया को लागू करने का अधिकार रखते हैं। सामन का मतलब होता है जब पार्लियामेंट का नया सत्र शुरू करना होता है तब प्रेसिडेंट संसद के दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का अधिकार रखते हैं। प्रोरोग का मतलब होता है स्थगित करना, यानी कि जब पार्लियामेंट का सेशन समाप्त करना होता है तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज को प्रोरोग यानी कि स्थगित कर सकते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब पूरे सेशन का समाप्त होता है, लेकिन इससे संसद भंग नहीं होती। यदि कोई बिल या मुद्दा अधूरा होता है तो वो अगले सेशन में कंटिन्यू हो सकता है। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। यहाँ पे ये याद रखें राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक परमानेंट सदन है। लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद नए चुनाव होते हैं। ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास होते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर और संसदीय प्रथाओं के अनुसार इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट कॉल्स जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के बीच अटक जाए तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। इसका मतलब है दोनों सदन एक साथ बैठेंगे और वोटिंग होगी। ये पावर आर्टिकल 108 के अंडर आती है। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, यानी कि हर नए सेशन के शुरुआत में प्रेसिडेंट एक एड्रेस देते हैं जिसमें वो सरकार की पॉलिसीज और नए कानून की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो पार्लियामेंट को किसी भी इंपॉर्टेंट विषय पर मैसेज भेज सकते हैं। यह एक तरीका है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को गाइड करे या किसी मुद्दे पर अपना नजरिया रखे। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन लोकसभा एंड राज्यसभा इन केस ऑफ वैकेंसीज, यानी कि प्रेसिडेंट इंटरिम तौर पर किसी सदस्य को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही संभालने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का पद खाली हो। तो इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार होता है कि अगर दोनों उचित पद यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर या फिर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन खाली हो जाए तो वो किसी सदस्य को उनका कार्य संभालने के लिए इंटरिम तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट सम मेंबर्स। तो देखिए राष्ट्रपति कुछ स्पेशल लोगों को पार्लियामेंट में नॉमिनेट भी करते हैं। तो इसमें पहले आते हैं 12 टू राज्यसभा, एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो देखिए प्रेसिडेंट 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं जिनका योगदान लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस में बहुत बड़ा रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू लोकसभा बट इट इज नाउ एबोलिश्ड, यानी कि पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए हमारे लोकसभा में 2 सीट्स होती थी, पर यह अब 2020 में एबोलिश हो चुकी है। नॉमिनेटेड मेंबर्स का पर्पज ये होता है कि पार्लियामेंट में हर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट कैन डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, यानी कि अगर किसी एमपी या एमएलए की एलिजिबिलिटी को लेकर डिस्प्यूट हो तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला ले सकते हैं। इनका नेक्स्ट पावर है पावर टू एसेंट बिल्स, यानी कि जब भी पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनकी एसेंट के लिए। यहाँ पे उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। पहला ऑप्शन है गिव एसेंट, यानी कि सम्मति देना। यहाँ पे बिल को अप्रूवल मिल जाता है और वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विथहोल्ड एसेंट, तो इस केस में प्रेसिडेंट बिल को मना भी कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट वेटो होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल्स, यानी कि राष्ट्रपति बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज सकते हैं रिकॉन्सिडरेशन के लिए एक्सेप्ट मनी बिल्स। बट यू हैव टू रिमेंबर प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट इफ पार्लियामेंट रिपासेज ए बिल, यानी कि अगर पार्लियामेंट उसी बिल को दोबारा पास कर लेती है बिना किसी बदलाव के तो राष्ट्रपति को उस बिल को एसेंट देना ही पड़ता है। तो इनका नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एसेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स। तो देखिए, जब एक राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया गया बिल गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो बिल को स्वीकृति दे सकते हैं, दूसरा, वो अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं, और तीसरा, अगर वो मनी बिल से रिलेटेड नहीं है तो वो गवर्नर को इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने के निर्देश दे सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसी बिल को बिना किसी बदलाव के फिर से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तब भी राष्ट्रपति के लिए उस बिल को एसेंट देना अनिवार्य नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स जो उनको पार्लियामेंट के कामकाज पर एक महत्वपूर्ण रोल देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो देखिए, भारत के फाइनेंशियल मामले राष्ट्रपति की सहमति से चलते हैं, चाहे वो बजट हो, पैसों का एलोकेशन हो या फिर इमरजेंसी फंड्स का इस्तेमाल हो। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। तो प्रेसिडेंट का सबसे पहला फाइनेंशियल पावर है मनी बिल्स रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर कोई मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना हो तो राष्ट्रपति की पहले से ही परमिशन लेनी पड़ती है। ये आर्टिकल 110 के अंडर आता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं ला सकते। तो ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे और कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति के सहमति के फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट ना करे। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट लेज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बजट बिफोर पार्लियामेंट। तो देखिए, हर साल राष्ट्रपति पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट प्रेजेंट करते हैं। बजट में बताया जाता है कि गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज क्या हैं, किस एरिया में कितना पैसा एलोकेट होगा और देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या रहेंगी। बजट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रायोरिटीज दिखाती है। नेक्स्ट पावर है नो डिमांड फॉर ग्रांट्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट किसी भी स्कीम या डिपार्टमेंट्स के लिए फंड्स की डिमांड तभी रख सकती है जब राष्ट्रपति उसको रेकमेंड करे। डिमांड फॉर ग्रांट्स का अप्रूवल लोकसभा देती है पर बिना राष्ट्रपति की सहमति के ये डिमांड रखी ही नहीं जा सकती। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का खर्चा कंट्रोल में रहे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेज फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो देखिए, देश में कभी कभी इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए होता है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक इमरजेंसी फंड होता है जिसमें से राष्ट्रपति गवर्नमेंट को एडवांसेज दे सकते हैं। बाद में पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करके ये पैसा वापस बजट में एडजस्ट किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि देश किसी भी संकट काल में फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार ना हो। तो इनका नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। तो देखिए, भारत में टैक्स और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में होता है। इसको बैलेंस में रखने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं जो रेकमेंड करता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसा कैसे बांटना चाहिए और क्या नए टैक्सेज या फाइनेंशियल पॉलिसीज होनी चाहिए। ये आर्टिकल 280 के अंडर आता है और भारत की फाइनेंशियल सिस्टम को बैलेंस में रखने का काम करती है। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रपति के फाइनेंशियल पावर्स जो इंश्योर करते हैं कि देश का बजट, टैक्सेशन या इमरजेंसी फंड्स का सही से इस्तेमाल हो सके।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट के और भी अलग अलग पावर्स को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।